हे गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो ग्रुप। होप आप मेरे सभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। आपको काफ़ी कुछ नई जानकारी, नया नॉलेज मिल रहा होगा। उसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। आज उस टाइम पे काफ़ी लोगों को बताया भी था मैंने कि पूरा साल जो रहने वाला है वो पूरी तरीके से महंगाई को समर्पित रहने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया था। ठीक है। और वही हुआ, पूरे साल वही चलता रहा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहे, महंगाई को काबू करने की पूरी जद्दोजहद चलती रही। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, अब उस बात को हम 2 साल आगे आ चुके हैं और अब तो सरकमस्टांसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन फिर भी अभी भी क्या क्या चीजें हैं जिस पे हमको बात करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे हमको एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रखनी चाहिए, उस पे हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे आज के टॉपिक में चैलेंजेस ऑफ 2024 फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक्स। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मैं पूरी तरीके से ये सेशन जो रहेगा वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको किसी का अगर एनालिसिस करना होता है तो सबसे बेस्ट वे जो है वो है फंडामेंटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आउटलुक 2024 में क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि 2024 जो ईयर है वो इलेक्शन ईयर कहा गया है। ठीक है। अब इलेक्शन ईयर क्यों कहा गया है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 18 कंट्रीज, जो कि केवल अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, अफ्रीका की 18 कंट्रीज, 17 कंट्रीज एशिया की, 5 नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज, 4 ओशियनिक कंट्रीज और 2 साउथ अमेरिकन कंट्रीज के अंदर इलेक्शन है। और जिन 3 महानुभाव की आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो, मोदी जी हैं, साथ में यूएस प्रेसिडेंट है और उसके अलावा यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है। इन तीनों की कंट्री में भी इसी साल 2024 में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 2024 में, तो टोटल 60 कंट्रीज और रीजन के अंदर, जिसमें यूरोपियन यूनियन, जिसमें 27 कंट्रीज है। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज है, वहां पर भी इलेक्शन होने वाला है। तो ये पूरा मैप भी है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ इलेक्शन होने वाले हैं वो है। रशिया में भी इलेक्शन इस बार होने वाला है। तो वर्ल्ड की जितनी भी जो सुपर पावर और बड़ी ताकतें हैं वहां पे इलेक्शन होने वाला है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो इंडिया हो। तो काफी बड़ा जो ईयर रहने वाला है ये, वो इलेक्शन को लेकर रहने वाला है। ठीक है। अब इलेक्शन कब कब कहाँ कहाँ होंगे, देखिए आप लोग भी जानते हैं, पहले भी हमने इसके ऊपर बहुत से सेशंस लिए हुए हैं। जब यूएस इलेक्शन हुआ था तब मैंने उसके ऊपर भी सेशन लिया हुआ है। तो देखिए, इलेक्शन जब भी होता है ना, तब मार्केट में या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में हमेशा एक अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी इसलिए होती है क्योंकि देखिए, दुनिया में कोई भी कंट्री हो, उसमें जो पार्टीज रहती हैं उनकी सबकी अपनी अपनी एक फिलोसॉफी, अपनी एक एक विचारधारा होती है। विचारधारा के हिसाब से सबकी फाइनेंशियल पॉलिसीज भी सबकी डिफरेंस होती है। इंडिया में हम देख लें तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब उनके फॉरेन रिलेशंस और फाइनेंशियल पॉलिसीज उनकी अलग थी। अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट काम कर रही है उनकी फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंशियल जितनी भी पॉलिसीज है वो अलग है। तो ऐसा हम हर कंट्री के बारे में ये बात मानते हैं। तो जब जब भी इलेक्शंस होते हैं तब ये होता है कि इलेक्शन के पहले कोई भी बड़े निर्णय होते हैं, खासकर फाइनेंशियल पॉलिसीज में, उसे नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि वो बड़े निर्णय हैं, वो रिस्क टेकिंग वाली बात होती है। अगर बड़े निर्णय मान लीजिए कि अपोजिट चले गए तो वो पार्टी इलेक्शन हार सकती है। तो इसीलिए बड़े निर्णय जो होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मार्केट जो होता है वो अनसर्टेन होता है, वो एकदम चाओस की स्थिति में होता है कि क्या किया जाए। तो ये स्थिति आपको इस पूरे साल अलग अलग कंट्रीज की जहां पर भी इलेक्शंस होने वाले हैं उनकी करेंसी और उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स में आपको देखने मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज होती है वो यही होती है कि किस तरीके से हम किसी एनालिसिस को हम पूरा करते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्शन की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है अगर किसी कंट्री का इलेक्शन, तो वो होता है यूएस का। ठीक है। नवंबर 5 को यूएस का इलेक्शन होने वाला है इस ईयर में। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट।
और अगर हम बात करें तो जो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी से तो जो बाइडन है ही है, लगभग अभी तक तो उम्मीदवार वही है। और रिपब्लिक से विवेक रामास्वामी, और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो दोनों थे। लेकिन अभी कल परसों ही की ही बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है कि विवेक रामास्वामी, जो कि है अमेरिकन नेशनल लेकिन है इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने अपना प्रेसिडेंटशिप के लिए जो नामांकन था वो वापस ले लिया है। तो कहने का मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी से बड़ा उम्मीदवार नहीं है। निकी हेली है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा उनका उतना वर्चस्व नहीं है जितना विवेक रामास्वामी का था। तो अल्टीमेटली अगर मुकाबला हम नवंबर 5 में देखेंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप और वापस से जो बाइडेन में होगा, जो कि उम्मीद है कि इस बार शायद से डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है। क्योंकि इस पूरे 4 साल के टेन्योर में यूएस ऊपर नहीं गया है, पर हाँ नीचे जरूर गया है। चाहे वो फाइनेंशियल में देख लो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में देख लो, चाहे इवन उनके जो डोमेस्टिक मैटर है उसमें देख लो, हर जगह यूएस कहीं ना कहीं माइनस में रहा है। उसके बाद यूरोपियन नेशंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज अभी अगर हम देखें, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो और कोई यूरोपियन कंट्री हो, सभी जगह अभी जो सबसे मेन मुद्दा है वो हमेशा से यही रहा है, जो पिछले लास्ट 3 साल से हम देख रहे हैं, वो है इन्फ्लेशन का। अभी भी अगर हम बात करते हैं तो जो वॉर है, वॉर बिटवीन यूक्रेन और रशिया, वो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। स्टैंड ऑफ अभी भी बना हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि सप्लाई चेन, तो वो अभी भी खराब है, अभी भी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुई है। तो जब तक सप्लाई चेन पूरी तरह से शुरू नहीं होगी, तब तक हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं, जो महंगाई देख रहे हैं, वो खत्म नहीं होने वाली। ठीक है। अब कई लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि सर गोल्ड का मूव इतना क्यों है, तो देखिए गोल्ड का मूव अनसर्टेनिटी के ऊपर ही चलता है पूरा। गोल्ड सबसे ज्यादा स्पेक्युलेटिव कमोडिटी के अंदर आता है। तो अगर हम बात करें कि पूरी तरह से एनालिसिस पे गोल्ड नहीं चलता है, गोल्ड कई बार सेंटिमेंट्स पे भी काम करता है। तो ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अगर जहां पे सेंटिमेंट्स हावी हो जाएंगे, तो फिर गोल्ड ऊपर नीचे ही करेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। इसके अलावा यूके के भी इलेक्शन है, जो कि अपने आप में ये भी एक देखा जाएगा कि यूके किस तरीके से वो काम करता है, क्योंकि जीबीपी पे अगर हम बात करते हैं तो यूके के इलेक्शन में बहुत ज्यादा अहमियत उसको देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले लास्ट 5 साल से, जब से ब्रेग्जिट हुआ उसके बाद से यूके में कम से कम 3 से 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट अपनी जो पॉलिसी है वो इफेक्टिवली लागू नहीं कर पाती उस किसी भी कंट्री के ऊपर। और अगर अपनी कंट्री के ऊपर अगर वो पॉलिसी इसको लागू नहीं कर पाएगी, तो मान के चलिए कि कोई भी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पाएगी। इसीलिए यूके के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। अभी एक सप्ताह पहले ही बांग्लादेश में चुनाव हुए। वहां पे जो पुरानी गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, वो वापस आई है, जिनका इंडिया के साथ काफी अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है। पाकिस्तान में इस बार चुनाव हो सकते हैं। अब देखिए होंगे या नहीं होंगे, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पे, क्योंकि इमरान खान को जेल में डाल रखा है। इवन उसका जो चुनाव चिन्ह है बैट, वो भी अभी बैन कर दिया है, मतलब उसको हटा दिया है। तो अब देखो वहां पे कितने फेयर इलेक्शन होते हैं, कितने नहीं, ये तो भगवान जाने। लेकिन इलेक्शन की डेट जरूर वहां पे निकली। इवन श्रीलंका और भूटान में भी इलेक्शन इस बार होंगे। तो कहने का मतलब कि जितने भी रीजंस अभी हमने बात करी है, सभी जगह इलेक्शन होने वाले हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि जिन जिन कंट्रीज के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, सबसे बड़ा इशू जो आता है वो यही आता है कि जिन कंट्रीज में इलेक्शन होंगे वहां पर कोई भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होंगे वो नहीं लिए जाएंगे। सीधी सी बात है। क्यों नहीं लिए जाएंगे? क्योंकि देखिए उन डिसीजंस पे अगर रिस्क लेकर कोई भी गवर्नमेंट आगे बढ़ती है और उन डिसीजंस में जरा भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका खमियाजा उस करंट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है, और आगे जाके शायद हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट वापस ना आए। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो नहीं लिए जाएंगे। नॉर्मल तरीके से जो चल रही है सरकार वो चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इस साल अगर हम बात करें कि बहुत बड़े निर्णय अगर कोई देखने मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा एक सेटबैक लगेगा उसमें। ठीक है। तो पहला जो हमारा चैलेंजेस था वो था इलेक्शन ईयर का।
दूसरा चैलेंज जो है वो है फ्रैक्चरिंग ग्लोबल इकोनॉमी। फ्रैक्चरिंग ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब ये है कि जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी की हालत फिलहाल चल रही है, अगर वो नहीं सुधरी तो आगे जाकर भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ठीक है। लास्ट हमने कुछ टाइम से हमने देखा कि यूएस का जो डेब्ट था वो सीलिंग पूरी हो गई थी। 2 बार जो बाइडेन ने इस डेब्ट सीलिंग को बढ़ाया है। डेब्ट सीलिंग का मतलब ये है कि कर्जा लेने की जो ताकत है उसको बढ़ाना है। तो कुल मिला के जितना ज्यादा कर्जा वो लेंगे उतना प्रॉब्लम होगा। अब कर्जे की जरूरत उनको क्यों पड़ी, तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर को फंड किया किसने सबसे ज्यादा, तो यूएस और नाटो कंट्रीज ने, जिसमें भी यूएस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। दूसरा, इसराइल हमास का जो भी कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है वो भी खत्म नहीं हुआ है फिलहाल। तो अगर उस कॉन्फ्लिक्ट की भी बात करें तो उसमें भी फंडिंग यूएस ने करी है। तो कुल मिला के अगर आप कहते हैं ना कि सुपर पावर हो, तो सुपर पावर का जो खमियाजा है वो कुछ इस तरीके से भुगतना पड़ता है। वो तो ठीक है कि डॉलर जो है वो एक तरीके से ग्लोबल रिजर्व करेंसी की तरह है, इसलिए वो वहां पे मर्जी पड़े डॉलर छाप लेते हैं और वो मार्केट में खप भी जाता है। तो वो दिखता नहीं है, वरना कोई और कंट्री होती तो शायद वो इतना सरवाइव नहीं कर सकती थी। तो ये बेनिफिट नो डाउट यूएस को मिलता है। तो फ्रैक्चरिंग ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो यूएस को हम देख लें, उसकी इकोनॉमी कोई बहुत अच्छे शेप में नहीं है। चाहे हम इन्फ्लेशन की बात करें, चाहे हम रिटेल सेल्स की बात करें, चाहे हम परचेजिंग पावर की बात करें, चाहे हम इवन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, हर जगह यूएस के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो कुल मिला के माइनस में ही है। कहने का मतलब कि वो डिक्रीज ही हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो देखिए फिर वही वाली बात आ गई जो मैं पहले हमेशा से कहता आया हूं कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा मार अगर किसी रीजन को पड़ी है तो वो यूरोप है। और किसी को कितना फर्क पड़ा है कितना नहीं, लेकिन यूरोप को सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है। इवन हम बात कर लें तो यूरोप के अंदर आज जितनी भी इन्फ्लेशन है उसका 70 से 80% रीजन केवल एक ही है, और वो है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। तो आज उनकी पूरी इकोनॉमी की शेप है वो बिगड़ गई है। यूरोपियन यूनियन, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कई सालों तक मेरी ये बात याद रखना, और अगर किसी को लिख के रखनी है तो भी रख सकता है, आने वाले कई सालों तक यूरोप अब बाउंस बैक करने से रहा। ठीक है। तो अगर हम सोचते हैं कि यूरोप में बहुत कुछ हो जाएगा तो वो अब पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो फ्रैक्चरिंग ग्लोबल इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो 2024 में रह सकती है तो कौन सी है। अगर आप वो राइट साइड में जो लिस्ट आपके सामने है, उसमें कंट्रीज को देखोगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन हाँ यही सच है। पहला है मकाऊ। मकाऊ मतलब चाइना का जो प्रोविनेंस है मकाऊ, उसकी बात हो रही है, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है। फिर है गुयाना, ये भी एक आइलैंड कंट्री है वेस्ट इंडीज में। फिर है पलाऊ, ये भी आइलैंड कंट्री है। देन नाइजर जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। सेनेगल, ये भी अफ्रीकन कंट्री। लीबिया, लीबिया सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद है रवांडा। फिर है कोटे डी इवोरे। देन बुर्किना फासो। देन है बेनिन। तो ये जितनी कंट्रीज देख रहे हैं ना, इन सभी की जनसंख्या मिला दोगे ना तो महाराष्ट्र की जनसंख्या भी ज्यादा है उससे। ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटी कंट्रीज है, इनके ऊपर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो थोड़ा भी अगर होगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा। उसके बाद आता है इंडिया, जो कि बताया गया है कि 6.3% की ग्रोथ वो करेगा जीडीपी में, यानी एवरी मंथ 6.3 कह दो या ओवरऑल पूरे मंथ ईयर का 6.3। इस एक्सपेक्टेशन को 101% इंडिया बीट करेगा, ये गारंटी है। तो सबसे बड़ी कंट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिया 11 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो 16 पे बांग्लादेश आता है, और उसके बाद में आप देखें तो 19 पे फिलीपाइंस, और देन वियतनाम। तो टोटल 20 कंट्रीज में केवल 4 या 5 ऐसी बड़ी कंट्रीज है, जैसे इथियोपिया भी एक बड़ी कंट्री कह सकते हैं, कंबोडिया भी। तो कुल मिला के 20 में से केवल 8 कंट्रीज ऐसी है जो कि जिसको हम बड़ी कंट्रीज कह सकते हैं, वरना तो ये सारे छोटे छोटे आइलैंड टापू है। तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में शायद नाम होना चाहिए था चाइना का, इस लिस्ट में शायद नाम होना चाहिए था कनाडा का, इस लिस्ट में शायद नाम होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया का, इस लिस्ट में शायद नाम होना चाहिए था ब्राजील का। लेकिन ये सारे नाम गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड है, बहुत बुरी तरीके से।
और यहाँ पे एक लाइन लिखी है, अगर आप ध्यान दें तो, द इन्फ्लेशन डायनामिक इन 2024 विल हैव इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी। जो वही बात मैं बोलता आया हूँ और वही चीज हो रही है कि ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना जो प्रॉब्लम्स आ रही है इंटरनेशनल इकोनॉमी में, इंडिया में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो केवल और केवल एक ही रीजन से आ रही है, और वो रीजन है इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन होती है तो सीधी सी बात है एक्सचेंज रेट्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन होती है तो सीधी सी बात है इंटरेस्ट रेट्स को हमेशा मैनिपुलेट करना रहेगा, जैसे कि यूएस हमेशा कर रहा है, मतलब बार बार कम और ज्यादा करना पड़ेगा। एसेट प्राइसेस में भी ऊपर नीचे आपको देखने मिलेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी गड़बड़ा जाता है, और डेप्थ सर्टेन सस्टेनेबिलिटी भी सबकी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो आप डेप्थ चुका ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो सेकंड हमारे पास में रीजन है वो है फ्रैक्चरिंग ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वापस से वही चीज इस साल भी रिपीट हो रही। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा जो चेंजेस है वो है इकोनॉमिक स्लो डाउन इन चाइना। देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो दशकों तक, मतलब कई सालों तक हमने देखा कि चाइना की इकोनॉमी में कभी स्लो डाउन नहीं आया है। ठीक है, काफी टाइम से, इवन कोविड के बाद भी अगर हम बात करें तो 2021-22 तक भी ठीक था। लेकिन लास्ट ईयर यानी 2023 से जो चाइना का बुरा समय चालू हुआ है, जो अभी मेरे हिसाब से अब थोड़ा लंबा चलेगा। हमने देखा कई कंट्रीज ने, कई बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स ने चाइना से पुल आउट किया है। उनकी फैक्ट्रीज को उन्होंने शिफ्ट किया, या तो वियतनाम शिफ्ट किया, या तो इंडिया शिफ्ट किया, या आसपास कोई और कंट्रीज में शिफ्ट किया, और आगे भी ये चलता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, चाइना की कई जो कह सकते हैं कि शिकार कंट्रीज हैं, उनकी कहानियां भी अब पूरी दुनिया में सामने आ गई है। चाहे हम बात करते हैं श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की, जो कि चाइना ने एक तरीके से हथिया लिया। चाइना ने ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में फंसाया है। ठीक है, डेब्ट ट्रैप का मतलब है कर्ज के जाल में फंसाया। अब कर्ज का जाल में वो फंसाया कैसे, कि वो किसी भी कंट्री, जो छोटी कंट्रीज होती है उसमें जाकर बहुत ज्यादा कर्जा बांटते हैं, और कर्जा बांटने के बाद में उनकी ये शर्त होती है कि इस पे इंटरेस्ट रेट हम ये वसूलेंगे। अगर हम कर्जा आपको अगर किसी रेल रेलवे लाइन के लिए दे रहे हैं, तो रेलवे लाइन में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, जो मजदूर है, जो जितना भी सारी चीजें हैं, वो चाइना से ही आती है। तो वो पैसा वापस तो चाइना पहुंच ही जाता है कुल मिला के। और उस कंट्री को अगर रेलवे लाइन मिलती है और उसका वो टाइम सर पैसा नहीं दे पाता है, तो चाइना फिर उसमें इम्प्लीकेशंस ये डालता है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसकी वो सीज करता है। तो ये एक सिंपल डेट ट्रैप है। इस डेट ट्रैप में कई यूरोपियन कंट्रीज भी फंसी है, अफ्रीकन कंट्रीज भी फंसी है, श्रीलंका फंसा है, पाकिस्तान तो पूरा बिक चुका है लगभग चाइना के डेट ट्रैप में। हम बात करते हैं तो श्रीलंका के अलावा अब नया नंबर आ रहा है, मालदीव का है, तो वो भी अभी लाइन में लग गया है। तो कुल मिला के इकोनॉमिक स्लोडाउन चाइना में इसीलिए आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था सीपैक में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। आज उस सीपैक की हालत ये है कि उस सीपैक को बनने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट भी वहां पर थे, जो डैम का प्रोजेक्ट था वो वहां था, सारे रुके हुए हैं फिलहाल, अभी कहीं काम नहीं हो रहा है। चाइना के पास पैसा अभी आ नहीं रहा है। जो उनकी घरेलू डिमांड थी वो धीरे धीरे कम हो गई है। जो उनके एक्सपोर्ट थे वो धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि कई कंपनीज ने पुल आउट कर लिया है। इसके अलावा चाइना की बैंक से पैसा निकलना शुरू हो चुका है। कौन सा? जो बाहर की कंपनीज ने लगाया था वो पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं। चाइना का रियल एस्टेट, जो कि आपने ध्यान दिया हो, लास्ट करीबन 6-8 महीने बहुत बड़ी न्यूज बनी थी, एवरग्रांडे करके कंपनी है, जो कि पूरी तरीके से उसने अपने आप को बैंक घोषित कर लिया था। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीजें होने के बाद अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है कि चाइना के अंदर स्लो डाउन। अगर चाइना के अंदर स्लो डाउन आ रहा है तो मान के चलिए कि उसका इफेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड और पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन पे पड़ेगा। ठीक है, तो जितना जल्दी इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया जाए तो ठीक है वर्ल्ड के लिए, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो फिर मान के चलें कि आगे जाकर जिन कंट्रीज के बिजनेस पे, यानी जिन जो कंट्रियां चाइना के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट थी, उनकी इकोनॉमी बर्बाद होने के कगार पे आने वाली है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में काफी ट्रेड रिलेशंस थे काफी चाइना के। उसके बाद अफ्रीकन कंट्रीज हैं,
उसके बाद यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं। इवन यूएस भी है जो है वो चाइना से काफी इंपोर्ट करता था। इवन डोनाल्ड ट्रंप आ गया था जब ट्रेड वॉर शुरू हो गई थी, लेकिन जब ये जो बाइडेन आए तब वापस से चाइना के साथ ट्रेड चालू हो गया था। ठीक है। और एक डाटा हमारे पास में ये भी है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में अगर देखें तो 56% ग्लोबल इकोनॉमी को वीक बोल रहे हैं, कि आने वाले टाइम में 56% जो इकोनॉमी है वो वीक होगी। और उस वीक होने का जो सबसे बड़ा रीजन होगा वो होगा फाइनेंशियल कंडीशन, जिसमें 70% वोट मिला है, और 77% मिला है लेबर मार्केट कंडीशन को, कि ये दो रीजन सबसे ज्यादा रहेंगे जिस कारण से ग्लोबल इकोनॉमी वीकन होगी आगे जाके। ठीक है। इस साल अगर चाइना की हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो कि जॉबलेस बताता है, वो 21% पहुंच गया। देखिए चाइना जो है वो सेकेंड जनसंख्या में सबसे बड़ा कंट्री है, 1.5 बिलियन पीपल वहां पर रहते हैं। तो उसमें अगर 21% अगर मान लीजिए उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ठीक है। तो चाइना की जो जीडीपी जीडीपी के भी जो नंबर्स हम देख रहे हैं वो लगातार गिरते हुए आ रहे हैं। इस कारण से कैसा है कि इंटरनेशनल अगर हम बात करते हैं कि अगर चाइनीज इकोनॉमी नीचे आती है, मान लो कि आगे जाके और ज्यादा अगर नीचे आएगी, तो इंटरनेशनल इकोनॉमी को रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। और अभी अभी अगर हम बात करते हैं कि 2023 जो था उसमें टोटल ग्लोबल जीडीपी का 19% जो है वो चाइना अकेला उठाता था। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा शेयर चाइना करता था 19%। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है जो कि 15% पे है, और फिर बाकी आगे अलग अलग आते हैं। तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमी जो चाइना का हम कह सकते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट नहीं लाया तो उनकी हालत खराब है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आज हम बात करते हैं तो इंडिया के पास सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि एडवांटेज क्या है, तो इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारी पॉपुलेशन। और उस पॉपुलेशन में भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यानी परसेंटेज जो है वो 40 ईयर्स से कम है। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो आने वाले 20 साल जो हैं वो तो मान के चलिए कि इंडिया के ही हैं, आने वाले 20 साल। अब उसके बाद में एक जनरेशन अगर जाती है उसके बाद क्या होता है वो पता अ, आगे जाके चलेगा। लेकिन आने वाले 20 ईयर्स अगर इसका बेनिफिट पूरी तरह से अगर हम ले लेते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा चाइना के पास हमारे पास और भी डेटा बहुत बड़ा है। जैसे जीडीपी अगर हम देखें तो 2020 में नीचे गिरा था, 2021 में अचानक से ऊपर आया। उसके बाद ये वापस थोड़ा नीचे आया, 2022 में नीचे आया, थोड़ा फिर नीचे आया। ठीक है। उसके बाद 2023 में थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 23 में वापस अब देखें तो फिर 0% के पास में आ गया। ठीक है। तो जीडीपी जो है वो 0.8% के आसपास चला गया है। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑल टाइम लो चल रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे 2020, क्योंकि 2020 को तो मैं इसलिए उतना नहीं गिन रहा हूं क्योंकि वहां तो लॉकडाउन था, तो वो तो एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद थे। लेकिन अगर आज का डेटा हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट जो है वो नीचे आ गए, बिल्कुल जीरो से नीचे। मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखें तो भी नीचे है, तो चाइना में एक तरीके से डिफ्लेशन है। ये भी चीज ध्यान रखें। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, ये डिफ्लेशन है। यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जीरो से भी नीचे चला गया, माइनस में, तो ये डिफ्लेशन है। तो डिफ्लेशन और ज्यादा खराब है, इन्फ्लेशन से भी खराब डिफ्लेशन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है। एक चीज और भी है, इन्फ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो कम होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर होता है तो तनख्वाह भी ज्यादा मिलती है, नौकरी के अवसर भी मिलते हैं। लेकिन डिफ्लेशन में तनख्वाह भी नहीं मिलती, नौकरी चली जाती है वो अलग, और जो रेट्स हैं वो तो नीचे जाएगी रहे। इसके अलावा युआन और यूएसडी अगर आप देखोगे तो वो भी आप देख रहे हो युआन नीचे की तरफ है। और नए लोन्स जो पब्लिक की जो कह सकते हैं कि अपन परचेजिंग पावर वो इतनी घट गई है कि कोई लोन लेने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना का बैंकिंग सेक्टर भी एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक है। तो मेरे हिसाब से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट जितनी भी कंट्रीज है उनके लिए प्रॉब्लम आने वाली, इंडिया को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, इंडिया जरूर इस मौके को, वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर वाली बात है इंडिया के लिए, तो ये अच्छी बात ही है एक तरीके से। फिर चौथा चैलेंज आता है वॉर और शेडो वॉर। अब ये चैलेंज जो है वो
पता नहीं कब खत्म होगा, क्योंकि ये 2022 से चलता आ रहा है, तो नए चैलेंज जुड़ते जा रहे हैं, पुराने खत्म नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला तो रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है। अब रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम आज की अपडेट देख लें, तो हालत ये है कि पुतिन ने तो क्लियर बोल दिया, भाई मैं तो पीछे हटूंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में, पुतिन और जेलेंस्की के बीच में, जब दोनों के बीच में ये बात की थी कि आप इसको सीज फायर पे ले आओ, तो सीज फायर पुतिन ने क्लियर बोल दिया कि मैंने जिन जिन जगह पे हमारे सैनिक पहुंच गए हैं, वो हम जगह छोड़ेंगे नहीं। मतलब वो लोग यूक्रेन के अंदर तक घुस गए, उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि ये जगह अब मैं वापस नहीं दूंगा यूक्रेन को। अब यूक्रेन वाला बोल रहा है कि भाई मुझे वो जगह वापस चाहिए, तब जाके बात शुरू होगी। अब इस बात को लेकर दोनों एक टेबल पे आ नहीं रहे, और हालत ये है कि अब यूएस ने भी जेलेंस्की को बोल दिया है कि भाई जो भी हो, मैटर निपटाओ, और जो अगर तुमको तुम्हारी जमीन देनी पड़े तो दे दो, क्योंकि पैसा, जिनके पैसों पे काम हो रहा है, वो पैसा उन्होंने हाथ खींच लिए कि अब हम पैसा नहीं देंगे। पैसा दो जगह से आ रहा था, कहाँ से? नेटो कंट्रीज से, जो कि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज है, और यूएस से। ये दो जगह से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा था। तो अब क्या हो गया कि अब वो पैसा आना हो गया बंद, क्योंकि ये लड़ाई ऑलरेडी 2 साल से ज्यादा चल चुकी है। ये 2 साल, फरवरी में 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2 साल तक अगर आप किसी वॉर को फंड कर रहे हो, तो कोई वो छोटी मोटी वॉर तो होगी नहीं, फंड तो ज्यादा ही जाएगा। तो इवन उसका भी फर्क ये रहा कि यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन रशिया पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ। जैसे स्विफ्ट के सैंक्शन लगाए थे यूएस ने, यूके ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने, उसका कोई बहुत बड़ा फर्क रशिया को नहीं पड़ा है। क्योंकि रशिया को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी थी? तो चाइना, इंडिया, उसके बाद में चाइना, इंडिया, देन उसको सपोर्ट किया था ब्राजील ने, क्यूबा ने, और कुछ दो चार कंट्रीज और भी हैं जो बड़ी सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने, इन्होंने सपोर्ट किया। आज की तारीख में हालत ये है कि इंडिया अपनी टोटल ऑयल जो नीड है उसका 40% से ज्यादा का ऑयल वहां से लेता है, जबकि पहले केवल 9% लेता था। तो एक जगह से कम हुआ, दूसरी जगह से उसको बढ़ गया। चाइना ने बहुत हेल्प करी है उसकी। तो कुल मिला के अब हालत ये है कि पुतिन ने क्लियर बोल दिया, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और ये कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा चलेगा, यूक्रेन तो खैर बर्बाद हो ही रहा है, उसका तो हमको टेंशन भी नहीं है, पर यूक्रेन के चक्कर में जो यूरोपियन इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और वो वापस से हील नहीं कर पाएंगे। 10-15 साल पहले यूरोप नहीं उठ सकता, ये गारंटी है। तो इसीलिए अब इस बात में कोई दम नहीं रहा है। अभी अगर हम देखें, इंटरनेशनल सपोर्ट भी जो पहले यूक्रेन को मिलता था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यूएस ने भी धीरे धीरे हाथ खींच लिए। नाटो भी जो है वो कह रहा है कि भाई ठीक है, जो भी है वो समझौता कर लो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए इसराइल और गाजा का पंगे शुरू हो गए। अब इसराइल और गाजा का पंगा शुरू हुआ तो क्या हुआ कि सारा जो लाइमलाइट था ना, वो रशिया यूक्रेन से शिफ्ट हो गया इसराइल और गाजा पे। अब इसराइल और गाजा का जो प्रॉब्लम है, वो कोई ऐसा नहीं है कि आज रात का प्रॉब्लम है, ये भी सालों पुराना प्रॉब्लम है, बहुत सालों पुराना प्रॉब्लम है। अगर हम बात देखें तो ये पूरा इसराइल है। ठीक है। अब ये पूरे इसराइल में अगर आप देखोगे, तो जो आउटलाइन बनी हुई है ब्लू कलर में, ये जो है इसको पूरे को गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है। और ये जो येलो वाली लाइन आप देख रहे हो, ये येलो जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जब इसराइल में जिस दिन हमला हुआ था, तो गाजा से लोग जो आ गए थे, वो इतने एरिया पर कब्जा कर लिया था उन्होंने इसराइल के। फिर जब इसराइल ने हमला शुरू किया, तो ये सारी चीजें मुक्त करा ली। और आप यहाँ पे गाजा में देख रहे हो, दो कलर है, एक लाइट रेड कलर टाइप है और एक ब्लू कलर टाइप है। तो जो ब्लू कलर आप देख रहे हो, वहां पे इसराइल आज की तारीख में बैठ चुका है। और जो गाजा है, वो केवल इतने एरिया में सिमट के रह गई है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी जब हुआ था, तब भी हमने देखा दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई थी। कई कंट्रीज थी जो गाजा को सपोर्ट कर रही थी, और कई कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इसराइल का सपोर्ट किया। तो ये भी सारी चीजें चलती रहती है। अब फिर वही वाली बात होगी कि फंडिंग फिर वहां होगी। अब ऐसे टाइम पे होता क्या है, देखिए, ऐसे टाइम पे होता ये है कि जो बहुत ही समृद्ध कंट्री, जैसे सुपर पावर अमेरिका है, अब अमेरिका अगर इस पूरे वॉर को फंड भी कर देगा, तो उसको कितना नुकसान होगा, और अगर होगा तो फिर वो तो पैसा छाप लेगा, और फिर डॉलर वो मार्केट में खपा सकता है। तो यूएस गिरने से नहीं बचेगा, मतलब वो गिरने से बच जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज होती है,
जो उतनी ज्यादा समृद्ध नहीं होती। जैसे ईरान है, ईरान जितना भी अभी प्रॉब्लम चल रही है उसमें फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं ईरान भी कर रहा है। अब ईरान खुद यूएस के बहुत सारे सैंक्शंस को झेल रहा है। ईरान ऑलरेडी अभी जो दुनिया चल रही है उससे 20 साल पीछे चल रहा है देखा जाए तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, तो उसकी इकोनॉमी कभी सरवाइव नहीं कर पाएगी। और अभी आपने सुना होगा कि ह्यूथी रिबेल्स जो हैं वो रेड सी में, यमन के अंदर, वहां से जो भी शिप निकल रहे हैं, ये आपने देखा होगा। ये यहाँ से अगर आप देखेंगे ये रेड सी है, यहाँ से आप आगे जाएंगे सुएज कैनाल है, ये यमन है, यमन में ह्यूथी रिबेल्स है, और वहां पर यहाँ से जो भी शिप सुएज कैनाल की तरफ जाती है उस पे वो हमला करता है। अभी इंडिया की शिप पे भी हमला हुआ था कुछ दिनों पहले। और आपने अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो कल परसों ही मीटिंग हुआ है ईरान के मंत्री से, ईरान के प्रेसिडेंट से भी मीटिंग हुआ था, एस जयशंकर का। उन्होंने ये बात उठाई भी है कि भाई आपको जिसको मारना है मारो, जो भी करना है करो, पर इंडिया का इस चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो इंडिया की शिप्स को एटलीस्ट आप सेफ पैसेज दें, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो इससे क्या होता है कि सारा इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है, ट्रेड रूट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो चोक हो जाएंगे तो फिर ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो ये केवल प्रेशर पॉलिटिक्स होती है कि प्रेशर बनाना होता है एक पे। तो यहाँ पे ये जो जैसी चीजें आती है तब आप देखेंगे कि गोल्ड के ऊपर क्यों फर्क पड़ता है। गोल्ड इन सब चीजों से बिल्कुल डरता है। तुरंत अप और तुरंत डाउन की स्थिति आती है, गोल्ड में जो मूवमेंट होंगे फिर वो अनएक्सपेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि इस चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे ही आपने देखा होगा, किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जैसे ही हमास और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस टाइम पे गोल्ड आप देख लो क्या था। आप वो डेट निकाल लो, और वो डेट निकालने के बाद गोल्ड का चार्ट देख लो, आपको पता लग जाएगा। ऐसे कोई भी इवेंट होंगे आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरीके से क्यों हुआ है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जितने भी इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स से हमेशा से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक तरीके से पैनिक करते हैं। पैनिक करने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस कंट्री के स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट या जो भी डेप्ट मार्केट है वहां से पैसा निकालते हैं, और वो पैसा डालते हैं वो सीधा गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखती है। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों का इफेक्ट जो है वो क्या पड़ सकता है, कैसे पड़ सकता है, किस पे ध्यान दें। तो देखिए, पहली चीज तो ये है कि जिन जिन कंट्रीज में इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे यूएस में नवंबर में इलेक्शन है, तो अभी से इलेक्शन की जो भी न्यूज अगर आ रही है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें। आप देखें, क्योंकि देखो मैं सारे इलेक्शन की बात नहीं करता हूँ, लेकिन यूएस की हो गया, फिर यूके की हो गया, क्योंकि ये बड़ी करेंसीज है, डॉलर है, जीबीपी, ये बड़ी करेंसी है। तो वहां पे कुछ भी मेजर डेवलपमेंट्स होंगे उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको सीधा करेंसी पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो एक तो वो अपडेट्स आप लेते रहें कि वो अपडेट्स क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे। ऑब्वियसली अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर मान लो वापस यूएस का प्रेसिडेंट बनता है तो स्टॉक मार्केट जो है वो तो बूम करेगा वहां का, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था और अभी भी वैसे ही होगा। अगर इन केस ऐसा होता है तो वो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो चलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस तरह की कोई भी पोजीशन अगर आती है, ठीक है, मतलब जहां जहां पे इलेक्शन है वहां वहां पे, तो वो अगर हम देखेंगे जहां जहां भी इलेक्शन है वहां पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये आती है कि उनकी पॉलिसीज अभी किस तरीके से काम करेगी। जैसे कोई, मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रक्चरल डिसीजन तो कोई बड़े होने नहीं है, लेकिन छोटे मोटे डिसीजन पे बहुत फर्क पड़ेगा। फॉरेन पॉलिसी किसकी क्या है, किसी की क्या है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। तो उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन है, उससे जुड़ा हुआ जो भी आपके पास में न्यूज आती है, अपडेट्स आते हैं, उस पर आप ध्यान रखिए। डॉलर पूरे साल मेरे हिसाब से वोलेटाइल रहेगा। क्यों? फिलहाल अभी डॉलर का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि एक तरफ वो रेट कट करने की सोच रहे हैं, जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन है वो, और दूसरी तरफ से महंगाई जो है, जो इन्फ्लेशन है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या अभी फिर जो अभी रेट कट करने की बात हो रही थी वो रेट कट होगी या एक रेट और ज्यादा हमको देखने मिलेगी। यूके में अगर बात करें जीबीपी, जीबीपी बहुत पूरी तरीके से हम मान के चलें कि फिलहाल अभी कोई बहुत एक्साइटमेंट जीबीपी में रहने वाला नहीं है। जेपीवाई, जेपीवाई में भी कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट आपको नहीं दिखेगा। जापान के भी जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर है सारे वीक है। ठीक है, सारे वीक है। यूरोप,
यूरोप भी हम कह सकते हैं कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके भी पूरी तरीके से वीक हैं। सबसे ज्यादा मूवमेंट आपको इस समय देखने को मिलेगा डॉलर से जुड़े हुए पेयर्स में, जिसमें डॉलर डोमिनेट करेगा आगे जाके। इसके अलावा गोल्ड के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा बहुत अच्छा, क्योंकि गोल्ड 101%, ये जितने भी इलेक्शन से होने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश में अगर इलेक्शन होगा तो उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गोल्ड पे नहीं पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इलेक्शन चाहे वो यूके का हो चाहे वो यूएस का हो, वहां पे सीधा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे आप बिल्कुल ध्यान दें। इससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज है, कोई भी न्यूज अगर आप देखते हैं तो जरूर उसको ध्यान में दें। और ये जियो पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करें। आप में से अगर कोई नहीं लेता है तो इस पे खबरें पढ़ना शुरू करें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मैंने पहले ही कहा आपको कि अगर किसी कंट्री की आपको इकोनॉमी समझनी है तो उस इकोनॉमी को समझने के लिए सबसे पहले वहां की पॉलिटिक्स को समझो और उसके बाद में उसकी जियो पॉलिटिक्स को समझो। अगर आपने किसी कंट्री की जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स समझ ली तो उसकी इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा राज है किसी भी कंट्री को एक तरीके से जज करने का, या किसी भी कंट्री की एक तरह से इकोनॉमी को जज करने का। ठीक है, सो ये टोटल चैलेंजेस थे जिस पे हमने बात करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया होगा, कुछ नई चीज आपको जानने मिली होगी, कुछ नए फैक्ट आपको पता लगे होंगे, कुछ नई एनालिसिस आपने सीखी होगी। और चीजों को देखने का देखो ना तरीका बदलो प्लीज। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए हमेशा जो ये प्रश्न होते हैं ना, सर गोल्ड का बताइए प्लीज, बाय करे या सेल करे, देखिए ये बहुत छोटे प्रश्न हैं। लाइफ में इन छोटे प्रश्नों से आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा हमारा पर्सपेक्टिव को बड़ा करना होगा। अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इन चीजों के जवाब आपको मिलेंगे, 101% मिलेंगे। ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस पार्ट को मजबूत करें, ट्रेडिंग पार्ट ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, ये मेरा गारंटी। ठीक है, सो उम्मीद के साथ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उतने ही अच्छे कमेंट देंगे जरूर। आपको जैसा भी ये सेशन लगाओ, आपकी राय जो है वो फील फ्री आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ।